कॉमर्स बाय संदीप में आपका स्वागत है। मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट किया था। फाइनल अकाउंट्स में पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स में क्लियर किया कि हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को रीड करने का तरीका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है, कोई भी फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, 11th 12th वटेवर, अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम है तो डेफिनेटली विदाउट फाइनल अकाउंट आपका फाइनल ईयर तक कंप्लीट नहीं होता है। तो फाइनल अकाउंट हर जगह है, सिर्फ फॉर्मेट में जो इनिशियल स्टेज में आपका जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, वो जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर फाइनल में जाते हैं तो वो फॉर्मेट वर्टिकल हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट ही एक्सेप्टेबल है आज की डेट में। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, पहले हमने डिस्कस किया था कि आपका हाउ टू रीड द ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट को मिलकर बनता है, मैंने आपको फर्स्ट उसमें ट्रायल बैलेंस को रीड करना सिखाया। सेकंड स्टेज में मैंने आपको फॉर्मेट बताए, ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, P&L का फॉर्मेट कैसा होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। पहले फॉर्मेट्स के ऊपर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अभी मैं एडजस्टमेंट्स को ले रहा हूँ। एडजस्टमेंट थोड़ा वास्ट है, इसलिए मैंने इसे 2 लेक्चर में कवर अप किया है। पार्ट 1 वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ उसको कि एडजस्टमेंट्स एक्चुअली, कोई भी एडजस्टमेंट जो होते हैं, एडजस्टमेंट क्वेश्चन के नीचे तरफ दिए होते हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स होता है। तो एडजस्टमेंट्स, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट यूज एटलीस्ट 2 टाइम्स। 2 बार हमको ट्रायल जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको 2 टाइम्स यूज़ करना होता है। लाइक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्लोजिंग स्टॉक अगर 2 वैल्यू दिया रहेगा, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो दोनों में जो लीस्ट वैल्यू होता है, जो दोनों में जो कम वैल्यू होता है, मतलब विच एवर इज लेस, दैट इज योर फाइनल अमाउंट, उसको आपको पिक करना है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगा उसको पिक करना है। और एक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट्स, उसको अपन लिखते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट उसमें मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये 2 चीज़ें बताया। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई अमाउंट आपको नहीं मिला है या नहीं पे किया हुआ है। अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है और वो एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है, और सेकेंड एंट्री उसकी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। अगर कोई एक्सपेंसेस है और वो आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में ऐड करते हैं, और सेकेंड एंट्री उसकी लाइबिलिटी में होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एडवांस में दे दिया है कोई आपने एक्सपेंसेस, तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो ऑलवेज माइनस होता है और उसकी सेकेंड एंट्री एसेट्स में लिखा जाता है। उसका सेकेंड एंट्री एसेट्स में होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर है कोई आउटस्टैंडिंग है और वो इनकम है, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ पर होता है, वो भी सेम ऐड होता है, लेकिन P&L के क्रेडिट साइड में, P&L का क्रेडिट साइड में उसको ऐड करना है। और सेकेंड एंट्री इसकी आती है एसेट साइड में। प्रीपेड का सेकेंड एंट्री एसेट्स में आता है। आगे बढ़ेंगे तो अब प्रीपेड का सेकेंड एंट्री एसेट्स में आता है। सेकेंड एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस का एसेट्स में आता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड होता है P&L के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाता है। अगर इनकम एडवांस है उसको माइनस करते हैं, चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो। अगर वो एडवांस या प्रीपेड है तो उसको माइनस किया जाता है। अगर एक्सपेंसेस है तो उसे एसेट्स में लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स में आता है और एडवांस इनकम लाइबिलिटी में आता है। ये बाय हार्ट होना चाहिए आपको, इसमें कभी भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। सेकेंड एंट्री जो थर्ड एडजस्टमेंट था वो मैंने आपको डेप्रीसिएशन बताया। डेप्रीसिएशन, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स। तो डेप्रीसिएशन, कभी भी जो डेप्रीसिएशन होता है वो एसेट्स की वैल्यू में से माइनस होता है, एसेट्स में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया जाता है। उसकी सेकेंड एंट्री P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं। P&L के डेबिट साइड में उसकी सेकेंड एंट्री होती है। इसके बाद सेकेंड मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, तो आपको ये देखना है कि उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है, मतलब अनइंश्योर्ड है, इन दैट केस द एंटायर गुड्स विच इज लॉस्ट बाय फायर इज योर लॉस। सो गुड्स पहले तो आपके पास से गोज आउट हो रहा है, इसे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में पुट कर दीजिए, और ये पूरा लॉस है, इसलिए ये P&L के डेबिट साइड में आएगा, लॉस बाय फायर, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। अगर इंश्योरेंस है
10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 देने को रेडी है, इसका मतलब मेरा लॉस सिर्फ 2,000 है। तो जो 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो लॉस हुआ है 2,000 का, 10,000 मेरे को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 8,000 का, ये एसेट साइड में आएगा, क्योंकि क्लेम इन फ्यूचर में जब भी मिलेगा तो मेरे पास कैश इंक्रीज होगा, और ये एसेट्स होती है क्योंकि ये रिसीवेबल है। क्लेम रिसीवेबल एसेट्स में आता है, इमीडिएटली क्लेम नहीं मिलेगा, आप क्लेम करोगे, प्रोसीजर है, टाइम लगेगा, तो जब भी पैसा मिलेगा तो मेरे लिए वो एसेट्स का काम कर रहा है अभी, क्योंकि वो रिसीवेबल है। तो क्लेम रिसीवेबल ये एसेट साइड में लिखते हैं, और जो 2,000 का लॉस हुआ है ये P&L के डेबिट में, क्योंकि P&L के डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम लिखते हैं। अभी इसके बाद गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, इस तरह का अगर गुड्स किसी को आपने दिया हुआ है, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, ऐसे अगर गुड्स दिया हुआ है, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसकी सेकेंड एंट्री P&L के डेबिट में आती है, क्योंकि एक्सपेंसेस है। डोनेशन में दिया है गुड्स तो भी आपका लॉस है, P&L के डेबिट में। चैरिटी में अगर दिया हुआ है तो भी आपका लॉस है, P&L के डेबिट में। अगर आपने डोनेशन में दिया है तो भी आपका लॉस है, P&L के डेबिट में। फ्री में सैंपल दिया हुआ है तो ये एडवर्टाइजमेंट है, P&L के डेबिट में, इसे एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखा जाता है। अगर गुड्स आपने विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब इसको ड्राइंग्स बोला जाता है, और ड्राइंग्स P&L के क्रेडिट आपका P&L के, क्योंकि ड्राइंग्स है इसका कनेक्शन, क्योंकि गुड्स आप विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि गुड्स गोज आउट हो रहा है, और इसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। कैपिटल जो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आती है, इसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता है। आपका कैपिटल का इतना अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर बंदा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, वो अगर कैपिटल अकाउंट बना रहा है, तो डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ये पार्ट 1 था। नाउ आई एम गोइंग टू पार्ट 2, एडजस्टमेंट पार्ट 2। अगर आप 4 to 5 टाइम्स ये लेक्चर आप देख लेते हैं एडजस्टमेंट का, आपके पूरे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी भी फाइनल अकाउंट करने में ट्रबल नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है फाइनल अकाउंट में वो एडजस्टमेंट्स में लोगों को होता है। अभी आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हर्डल है, दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल। कई बार ऐसा होता है अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब भैया मैंने मटेरियल बेचा, किसी को बेचा और अपन बेचने के बाद भूल गए। अब भूल गए तो बट ऑब्वियस, अगर मैंने एंट्री नहीं किया है तो आपको एंट्री कर देना है। इट इज़ सो सिंपल। अगर किसी बंदे ने एंट्री करना भूल गया है तो जस्ट गो एंड डू दी एंट्री, नथिंग एल्स, क्योंकि अभी तक फाइनल अकाउंट अपन ने प्रिपेयर नहीं किया है, एडजस्टमेंट है वो। तो आपको अनरिकॉर्डेड सेल बताता हूँ। अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल, इट मीन्स गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स, क्योंकि सोल्ड हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आऊँगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपको जाना है, सेल्स लिखते हैं वहाँ पर, और सेल्स में अनरिकॉर्डेड जो सेल रहेगा वो मुझे ऐड कर देना है। अनरिकॉर्डेड सेल को आपको ऐड कर देना है। सेकेंड एडजस्टमेंट इसका, बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाकर डेटर्स लिखेंगे, और डेटर्स में हमको अनरिकॉर्डेड सेल ऐड कर देना है। अनरिकॉर्डेड सेल ऐड कर देना है। आपका एडजस्टमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। कस्टमर को अगर मटेरियल बेचा है और एंट्री नहीं किया है, भैया कस्टमर बढ़ जाएंगे, उधारी बढ़ जाएगी, ऐड कर दो डेटर्स में, एकदम सिंपल तरीका है। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, अनरिकॉर्डेड परचेज। इंटरेस्टिंग है अनरिकॉर्डेड परचेज। एक बार अगर आपका एडजस्टमेंट क्लियर हो गया तो आप मास्टर हो जाएंगे। कंटिन्यूसली एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप ये दोनों पार्ट देखिए मेरे एडजस्टमेंट के, आपका एडजस्टमेंट का ट्रबल दूर हो जाएगा। बंदा ब्लाइंड है तो वो सुन सकता है, इसलिए मैं बोलते समय पूरी चीज़ें बोल रहा हूँ जिससे कि वो सुन के भी एडजस्टमेंट क्लियर कर सकता है। अभी अपन जो डीप एंड डम स्टूडेंट है, मुझे जितने साइन लैंग्वेज थोड़ा बहुत जितना आता है 10-20%, उस हिसाब से मैं साइन लैंग्वेज में भी उनसे बात करता हूँ। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, जो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस तरह के परचेज को सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में जाना है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाना है, परचेज लिखना है, और परचेज में ऐड कर देना है अनरिकॉर्डेड परचेज। मीन्स द परचेज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। सो परचेज में अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड कर देना है। बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाना है, लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स में जाना है, और क्रेडिटर्स में भी इसे ऐड कर देना है।
अनरिकॉर्डेड परचेज क्रेडिटर्स में ऐड होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर जिससे हम मटेरियल खरीदते हैं। अगर आपने खरीदा और एंट्री नहीं किया तो मटेरियल का जो क्रेडिटर्स है, आपके जो सप्लायर हैं, उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, उनका कीमत बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, उधारी बढ़ जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये आपके अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड समटाइम्स डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्योंकि बैड डेब्ट्स क्रेडिटर्स में कभी नहीं हो सकता है, हमें पे करना है, तो हमारा तो नियत होगा ही, हमारा हम ये तो सोच के चलेंगे कि भैया मैंने खरीदा है मतलब मुझे पेमेंट करना है, तो वहाँ पर बैड डेब्ट्स नहीं होता है। क्रेडिटर्स में कभी बैड डेब्ट्स नहीं होता है, डेटर्स में बैड डेब्ट्स होता है। भैया बैड डेब्ट्स क्या है? कई बार मुझसे लोग पूछते हैं बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, मैंने किसी को मटेरियल बेचा, मेरी दुकान है, मैंने मटेरियल बेचा, अब मुझे मालूम है कि पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि वो दादा है, अब मुन्ना भाई है बोले तो मैं उससे पैसे मांग नहीं पाऊंगा, वो मुझे पैसे देगा नहीं, तो मेरा वो पैसा डूब गया। तो कस्टमर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे बैड डेब्ट्स में। कस्टमर जो हमारा वैल्यू है कस्टमर्स का, डेटर्स का, वो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उतना पैसा मेरा डूब गया, वो मेरा लॉस है, उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड डेब्ट्स को हिंदी में, ठेठ हिंदी में बोला जाता है डूबत ऋण। डूबत मतलब जो पैसा डूब गया, अब मिलेगा नहीं। मे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने जिस कस्टमर को मटेरियल बेचा है वो कस्टमर का डेथ हो गया, या हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे उस बंदे को, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया। इन दैट केस ऑल्सो वी कांट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तीनों चीज़ें अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऑल दी आइटम इन वन शॉट, पूरी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आपको बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना है, एसेट्स में जाने के बाद आप डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स का मतलब कस्टमर होता है, कस्टमर में आपको पहले बैड डेब्ट्स माइनस करना है, बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू पे आपको RDD फाइंड आउट करना है। RDD मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस वैल्यू में आपको 5% लिखा रहेगा तो 5% फाइंड आउट करना है, और फिर इसके बाद डिस्काउंट जो रहता है वो लास्ट में माइनस करना है। इस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है आपको, जो वैल्यू रिड्यूस करके आता है RDD। डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू पे आपको RDD फाइंड आउट करना है। इसके बाद RDD माइनस करिए, जो वैल्यू आएगा इसके ऊपर आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट लास्ट में लिखा जाता है। और ये सब आइटम P&L के डेबिट साइड में जाना है, डेबिट में लिखना है आपको बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर RDD, समटाइम्स लोग डिस्काउंट को अलग से लिखते हैं, आपको यहीं पे लिख देना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीनों आइटम ऐड करना है। और जो क्रेडिट साइड में RDD लिखा रहता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो RDD लिखा रहता है उसे यहाँ माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड RDD है। नया RDD एंड ओल्ड RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस का अरेंजमेंट पहले करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी मान के चलती है प्रॉफिट तो बाद में होगा लेकिन मेरे को लॉस का अरेंजमेंट करके रखना है। स्टॉक जल गया, मैं इंश्योरेंस करा लेता हूँ, भाई पैसा डूब सकता है, कस्टमर को मटेरियल बेचा है, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, सो मैं रिजर्व करके रखता हूँ डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। मे भी रिकवर होगा, मे भी रिकवर नहीं होगा, ऐसी भी सिचुएशन है। तो उस हिसाब से हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओल्ड जो रहता है वो माइनस करते हैं। ये ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा, ये बैड डेब्ट्स यहाँ से पिक किया हुआ है, या RDD यहाँ से पिक किया हुआ है, ये डिस्काउंट यहाँ से पिक किया है, और RDD ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होता है जिसे हमको माइनस करना है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये एकदम पानी जैसा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वहाँ बैड डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मैं पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट, और ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट 2 टाइम्स यूज होते हैं। आपको बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाना है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स में आपको डिस्काउंट को माइनस कर देना है। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, क्रेडिटर्स में डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा, जो आएगा ये आपकी फाइनल वैल्यू है क्रेडिटर्स की। आपको P&L में आना है, P&L के क्रेडिट साइड में आना है और वहाँ लिख देना है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर माइनस क्यों किया? तो पहली बात तो जब भी आप कोई दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और बंदा डिस्काउंट दे रहा है तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा या कम?
आपको उसके पैसे कम भरने पड़ेंगे या ज़्यादा? आपको कम भरना पड़ेगा। 500 का मेरा शर्ट है और उसने डिस्काउंट दिया 50, तो मुझे 450 ही पे करना है। ऑलवेज डिस्काउंट माइनस होता है, इर्रिस्पेक्टिव वेदर इट इज़ अ डेटर्स और क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होता है। और डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिटर्स, मैंने जहाँ से माल खरीदा, मेरा 500 रुपये का शर्ट है, 450 में मुझे मिला, 50 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट है, मेरा इनकम है, और इनकम को ऑलवेज P&L के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, 500 का नहीं है, कॉस्टली हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया, ठीक है, नॉट अबाउट माई शर्ट, अबाउट द डिस्काउंट। नेक्स्ट आगे आते हैं। सो नेक्स्ट उसमें आते हैं, अभी डिस्काउंट हो गया। अभी नेक्स्ट जो आइटम है या नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि हमने बिल दिया हुआ है लेकिन वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, मैंने बिल इशू किया और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। ये भी एक अलग सिचुएशन है, कभी कभी एडजस्टमेंट में लिख के आती है। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नॉट एंडोस्ड बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। पहले तो बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। बिल्स रिसीवेबल, मैंने किसी दुकान से मटेरियल खरीदा एट द सेम टाइम आई डोंट हैव द अमाउंट टू मेक द पेमेंट, सो आई विल गिव हिम कि भैया मेरे को 2-3 महीने बाद पेमेंट कर पाऊंगा, आप एक बिल लिख के दे दीजिए। सो जिस बंदे ने मटेरियल बेचा है वो ड्रॉर होता है, वो बिल लिख के देता है कि आफ्टर 3 मंथ्स, एक कंडीशंस होता है, एक उसमें प्रॉमिस होता है कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, वो मुझे देता है, मैं उसमें स्टैम्प लगा के उस बंदे को दे देता हूँ। ये बिल्स रिसीवेबल है उस बंदे के लिए जिसने मटेरियल बेचा था, जिसने खरीदा था, उसके लिए ये बिल्स पेएबल है। तो हम देख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। इसके बाद और भी एडजस्टमेंट है जो मे बी मैं नेक्स्ट उसमें आपको कवर अप करूंगा। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इस कंडीशन में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2 बार एंट्री होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि एडजस्टमेंट है, डिसऑनर्ड हुआ है तो आपको बैलेंस शीट में जाना है और एसेट्स में जाना है और आपको बिल्स रिसीवेबल में से इसे माइनस कर देना है जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया बंदा। सेम चीज आपको बैलेंस शीट में आना है, एसेट्स में आना है और डेटर्स में उधारी बढ़ जाएगी क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड यहाँ पर ऐड हो जाता है। सेम एसेट्स में ही माइनस, एसेट्स में ही प्लस, एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल में माइनस और डेटर्स में प्लस। वाई भैया बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, जैसे चेक बाउंस हो गया तो चेक का अब मैं क्या करूँगा? तो बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर्ड हो गया तो बिल किसी काम का नहीं है, बिल रिसीवेबल आपके कम हो जाएंगे और उधारी फिर से बढ़ जाएगी। उसने जब बिल दिया था तो मैंने उधारी उसकी कम कर दिया था, अब जब बिल हो गया है डिसऑनर्ड, उधारी फिर से बढ़ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होगा। अगर एंडोस्ड बिल डिसऑनर्ड है, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर एंडोस्ड बिल डिसऑनर्ड है तो इस कंडीशन में वो बिल मेरे पास नहीं है, मैंने अपने क्रेडिटर्स को ऑलरेडी दे दिया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एंडोस्ड बिल डिसऑनर्ड हो गया तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगा और एसेट साइड में डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर बिल रिसीवेबल, एंडोस्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एंडोस कर दिया और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उसका सिचुएशन ऐसा होता है, क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया जाता है, डेटर्स में भी उसको प्लस कर दिया जाता है। आज मैंने ये कुछ एडजस्टमेंट्स आपको बताए, जो 3-4 एडजस्टमेंट और रिमेनिंग होंगे वो मैं सेकंड नेक्स्ट पार्ट में लूंगा क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टोटल 4 to 5 लेक्चर में एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फाइनल अकाउंट को किया जाता है, कहाँ से उसको रीड किया जाता है, हाउ टू टैली द बैलेंस शीट, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन कंटिन्यूस आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मज़ा आएगा क्योंकि आप कंटिन्यूस अगर देखते रहेंगे तो ही आप उसमें मास्टर बनेंगे। और मैं ये गारंटीड आपको बता रहा हूँ, आप अगर कंटिन्यू मेरा फाइनल अकाउंट का लेक्चर 4 to 5 लेक्चर, 6 लेक्चर जो रहेंगे, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका फाइनल अकाउंट में आपका ट्रबल नहीं रहेगा, जो कि 12th में बहुत ही हाई लेवल मार्क्स का, मतलब एक अच्छा वैल्यू का क्वेश्चन आपका 12th में पूछा जाता है इन ऑल ओवर इंडिया, नॉट अबाउट ओनली महाराष्ट्र, इन ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। तो मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही वेटेज है, मध्य प्रदेश में मेरा एजुकेशन हुआ है, वहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनल अकाउंट में आप मेरे साथ रहिए, आपको फाइनल अकाउंट में बिल्कुल सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट।